नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी उत्कर्ष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2 मई एक बहुत ही डिसाइसिव डेट रही है यूएसए के लिए। यूएसए ने ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर कंडक्ट कराया, जिसके तहत ओसामा बिन लादेन को मार दिया गया। ओसामा बिन लादेन, जो कि मास्टरमाइंड था 9/11 अटैक्स के पीछे, फाइनली उसे मार के उसे अरेबियन सी में दफनाया गया। ये सारी चीज़ें फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जियो पॉलिटिक्स कैसे इंपॉर्टेंट है, आज हम जानेंगे। जैसे कि आप मेरे बगल में एक पिक्चर देख रहे हैं, ये 9/11 का अटैक है, यानी कि 11 सितंबर 2001। ये एक ऐसा दिन था जिसमें कुछ अमेरिकन डोमेस्टिक प्लेन्स को हाईजैक करके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ कोलाइड करवा दिया गया था, जिसमें 3000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। मुझे याद है हमारे स्कूल में भी इसके लिए एक मॉर्निंग रखवाई गई थी। 3000 इनोसेंट लाइव्स, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ध्वस्त कर देना कोई मामूली बात नहीं थी। और इस पूरी वॉर को किसने वेज किया? इसे ओसामा बिन लादेन ने एक होली वॉर का नाम दिया और फाइनली इस पूरी टेररिस्ट एक्ट को इनैक्ट किया। ओसामा बिन लादेन, जो कि अलकायदा का लीडर रहा है, ये एक सिविल इंजीनियर भी था। यकीन मानिए, इसकी जो फैमिली थी द बिन लादेन्स बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली रहे हैं सऊदी अरब में। जैसे कि आप देख रहे होंगे कितनी मॉडर्न फैमिली है। ओसामा की अगर बात करें तो ये ग्रीन पैंट्स और ब्लू शर्ट, ग्रीन शर्ट और ब्लू पैंट्स में जो प्रेजेंट बच्चा है, ये ओसामा बिन लादेन। तो बिन लादेन्स बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली रहे हैं सऊदी अरब के, और इसने जद्दा यूनिवर्सिटी से, वहाँ की जद्दा यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। फिर ऐसा क्या हुआ कि इसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को पूरी तरह से नस्तनाबूद करना पड़ा। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जैसा कि हम जानते हैं, शुरुआत से ही ओसामा बिन लादेन एक बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस पर्सन रहा था और वो अपने धर्म के लिए कुछ कर दिखाना चाहता था। इसने 9/11 का अटैक चुना, 9/11 का अटैक चुना, और जो कि इंडियन हिस्ट्री में भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ अमेरिकन हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इंडियन हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया उससे पहले चीख चीख के कह रहा था टेररिज्म रियल है, टेररिज्म हम रिसीविंग एंड पे हैं टेररिज्म के। यूएसए और बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज से इंडिया ने कहा था आप डेफिनेशन दीजिए टेररिज्म को, ताकि हम सब मिलके उसका निपटान कर सकें। जब तक यूएसए के खुद के ऊपर ऐसा अटैक नहीं हुआ, तब तक यूएसए ने इसको माना नहीं। और फ्रॉम द अदर पर्सपेक्टिव एज वेल इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये पहली बार था जब आर्टिकल 5 अनुच्छेद 5 वॉशिंगटन ट्रीटी, वॉशिंगटन संधि, जिसके द्वारा नाटो आई है, पहली बार और आखिरी बार उसको इन्वोक किया गया। तो इसके बारे में भी जानेंगे। और क्या आप जानते हैं इन सबका संबंध किससे है? जो तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में जंग चली, यूएसए ने अपने अलग अलग नेटो एलाइज के साथ मिलकर जो वहाँ पे वॉर वेज की, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जानना। तो चलिए देख लेते हैं। ये अबोटाबाद है, पाकिस्तान के अबोटाबाद में ही ये पूरा इंसिडेंट हुआ। ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर नाम था इसका, ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर। इसी के अंतर्गत ओसामा बिन लादेन को मारा गया था। 2 मई 2011 को यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सील्स की एक टीम पाकिस्तान ने अबोटाबाद में एक परिसर में घुसकर अल कायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकवादी हमले में 3000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इस्लामिक आतंकवादी समूह अल कायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन ने इसके लिए दोषी माना गया था। तालिबान, जो कि कट्टरपंथी इस्लामवादी थे, ये ऐसा माना जा रहा था, यूएसए ये बिलीव करता था कि ये संरक्षण दे रहे हैं अल कायदा को और ओसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान में। इसीलिए इन्होंने डिसाइड किया कि हमको अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ वॉर या जंग लड़नी है, और इन्होंने उस पूरी कंट्री के ऊपर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने कब्जा एज इन वहाँ पे इतने वॉरफेयर्स किए कि तालिबान एक बहुत ही संकीर्ण सीमा तक सीमित हो गया वहाँ पे। इसी के अंतर्गत अमेरिका ने अन्य देशों के साथ मिलकर, जैसे कि यूके, उनके साथ मिलकर एक अलग सी सरकार बनाई थी। इसलिए 9/11 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान के खिलाफ हवाई हमले शुरू हुए। इसका नाम था ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। हमलों के बाद उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो गठबंधन सैनिकों ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। कुछ बहुत ही सिग्निफिकेंट मूवमेंट्स हुए। तब जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे,
वहाँ के प्रेसिडेंट। क्या क्या सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हुए ये जान लेते हैं। पहले तो राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने के अधीन अमेरिकी सरकार ने आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध यानी कि वॉर अगेंस्ट टेररिज्म को इनैक्ट करने की पूरी तरह से ठान ली थी। इसमें अफगानिस्तान में सैन्य कार्रवाई भी शामिल थी, जहां तालिबान शासन के अल-कायदा नेताओं को शरण दी गई थी, जिसमें ओसामा बिन लादेन भी शामिल था, जो 9/11 हमलों के पीछे मास्टरमाइंड था। सैन्य अभियान का उद्देश्य तालिबान को सत्ता से हटाना था और अल-कायदा के बुनियादी ढांचे को भी साथ में नष्ट करना था। फिर पेट्रियट अधिनियम आया। अक्टूबर 2011 में यूएसए पेट्रियट अधिनियम कानून पे हस्ताक्षर किया गया। ये कैसा अधिनियम था? आतंकवाद को रोकने और बाधित करने के लिए आवश्यक उचित उपकरण प्रदान करके अमेरिका को एकजुट और मजबूत करना था। ये विवादास्पद कानून था क्योंकि इस समय कोई भी प्राइवेट किसी भी इंडिविजुअल की सारी इंफॉर्मेशन सरकार ले सकती थी और इससे उस इंडिविजुअल को, उस व्यक्ति को बहुत दिक्कत हो रही थी। तो ऐसा माना जा रहा था कि इसके अंतर्गत सरकार अलग अलग व्यक्तियों पर अटैक भी कर रही है। अमेरिका ने वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से निपटने के लिए अपने सहयोगी और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ मिलकर ये काम किया। इसमें वित्तीय प्रबंधन था, खुफिया जानकारी भी साझा करना था, साथ ही साथ आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक गठबंधन बनाना था। जैसे कि मैंने बोला, आर्टिकल 5 ये हार्ट होता है नेटो का। नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो अनुच्छेद 5 है ये कहता है कि अगर किसी एक भी देश में जो कि नेटो का मेंबर है उसके ऊपर अगर हमला हुआ है तो माना जाएगा कि सारे नेटो देश के ऊपर हमला हुआ है, और इसीलिए इस हमले का मुंह तोड़ जवाब सारे नेटो मेंबर एकजुट होकर देंगे। तो अभी हमारे पास 32 मेंबर्स हैं नेटो में। स्वीडन हालिया में सबसे न्यू मेंबर बना है इसका। तभी आप देखें कि यूक्रेन बार बार क्यों बोल रहा है कि मैं नेटो का मेंबर बनना चाहता हूँ, क्योंकि यूक्रेन को पता है कि अगर रशिया ने उसको परेशान किया तो यहाँ पे नेटो के मेंबरशिप की वजह से रशिया के ऊपर भी युद्ध आ सकता है। तो अभी स्वीडन नया है, इससे पहले लास्ट ईयर फिनलैंड ज्वाइन कर चुका था 31वें मेंबर के रूप में। ये ट्रीटी कब आई थी, ये नाटो कब एज अ संगठन आया था? 1949 में वॉशिंगटन संधि पर जब हस्ताक्षर हुआ था उसके बाद इसका जन्म हुआ था। नाटो का मूल लक्ष्य राजनीतिक और सैन्य तरीकों से मित्र राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा करना है। तो मतलब ये पॉलिटिकल भी है और मिलिट्री भी है, यानी कि आपको मिलिट्री मदद भी देनी होगी जब ऐसी ज़रूरत पड़े। तो यह सामूहिक रक्षा की एक प्रणाली है जहां स्वतंत्र सदस्य देश बाहरी पक्ष द्वारा किसी भी हमले की स्थिति में आपसी रक्षा के लिए सहमत हो सकता है। अगर नाटो के अनुच्छेद 5 के बारे में बात करें तो ये पहली और आखिरी बार, वन एंड ओनली टाइम, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम 9/11 के अटैक्स के दौरान ही यूज़ हुआ था, ये याद रखिएगा। नाटो के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि यूरोप या उत्तरी अमेरिका में एक या अधिक नाटो सदस्यों के खिलाफ सशस्त्र हमले को सभी नाटो सदस्यों के खिलाफ हमला माना जाता है। अफगानिस्तान, जो कि पाकिस्तान, इंडिया, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ये ऐसा देश है जहाँ पे दशकों तक चले हैं युद्ध। अफगानिस्तान को कैप्चर करने के लिए, इसको बेसिकली एनेक्स करने के लिए रूस तक ने यहाँ लड़ाइयाँ लड़ी हैं, पर अफगानिस्तान को आज तक कोई कैप्चर नहीं कर पाया। यहाँ पे तालिबान इस समय सरकार बना के रखे हैं। इससे पहले अशरफ घानी की सरकार थी, बट उसको यूजर्व कर लिया गया। जब यहाँ पे सैन्य हमले हो रहे थे तो अमेरिकी सैनिक यहाँ गए हुए थे। जैसे ही यहाँ पे ये देखा गया कि फाइनली ओसामा बिन लादेन को मार दिया गया है, तो बराक ओबामा ने धीरे धीरे सीमित सीमा में सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया था। तो ठीक है, इसके बारे में भी अभी हमें जानना है। ये जान लेते हैं कि अमेरिका का अफगानिस्तान पर कैसे आक्रमण शुरू हुआ। देखो, वर्ष 2001 में न्यूयॉर्क में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद तालिबान दुनिया की नज़रों में आया कि तालिबान भी कोई एक चीज़ होती है। इसी दौरान 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अमेरिकी सेना ने तालिबान को सत्ता से भी बेदखल कर दिया। हालांकि इस हमले के बावजूद तालिबान नेता मुल्ला उमर और अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को पकड़ा ना जा सका। दिसंबर 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से हामिद करजई को अफगानिस्तान का अंतरिम प्रशासनिक प्रमुख बनाया गया।
वर्ष 2004 में अफगानिस्तान का संविधान अस्तित्व में आया और संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए अफगानिस्तान ने अक्टूबर 2004 में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया, मतलब वहाँ पे लोकतंत्र आ गया। वर्ष 2005 से 2006 के दौरान तालिबान एवं अलकायदा द्वारा संयुक्त रूप से किए गए आतंकी हमलों से अफगानिस्तान में शांति बहाली की प्रक्रिया में भी काफ़ी व्यवधान आया। वर्ष 2009 में बराक ओबामा जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने बोला कि मैं अब तो आ गया हूँ और मैं फाइनली अलकायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन को मार के रहूँगा। फिर मारा गया ओसामा बिन लादेन। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ओसामा बिन लादेन को ढूंढने और मारने के लिए ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर को जन्म दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका की CIA, वहाँ जैसे हमारे यहाँ NIA है, वहाँ पे CIA है, इसने पाकिस्तान के एबटाबाद में बिन लादेन की उपस्थिति का जायजा बताया। मई 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में हमला करके फाइनली ओसामा बिन लादेन को मार दिया गया और पूरे इस्लामिक धर्म और रीति रिवाजों से 24 घंटे के अंदर अंदर किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसे 24 घंटे के अंदर ही दफनाना पड़ता है। और यहाँ आप ध्यान दीजिए कि अरब सागर में दफनाया गया था ओसामा बिन लादेन को। ओसामा बिन लादेन को अरब सागर में क्यों दफनाया गया? क्योंकि US ऑफिशियल्स का कहना था कि अगर हम यहाँ पे किसी लैंड एरिया में उसका यहाँ पे कोई टूम्ब बना देते तो ये एक श्राइन बन जाता, यानी कि दरगाह बन जाता। लोग आके, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ओसामा बिन लादेन को अभी भी मसीहा समझते हैं, तो मसीहा के नाम पे उसकी पूजा करने लगते, इसीलिए कोई दरगाह नहीं बनाई, इसीलिए इसको अरब सागर में दफनाया गया। तो ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। किस पे आया था ये? USS कार्ल विंसन पे आया था। तो यहाँ पे बहुत ही शांति रूप से हो गया यहाँ पे ये सब। उसके बाद जून 2011 में राष्ट्रपति ओबामा ने अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों को की सीमित संख्या में वापसी का रोड मैप प्रस्तुत किया। फिर जून 2013 में अफगानिस्तान सेना की पूरी तरीके से सुरक्षा का उत्तरदायित्व ले लिया और अब अमेरिकी सेना केवल सहयोगी के रूप में वहाँ काम कर रही थी। वहाँ पे किसी प्रकार की वॉर नहीं हो रही थी। कब से? 2013 से। जुलाई 2015 में ओबामा प्रशासन ने तालिबान और अफगान सरकार के बीच पहली बैठक के लिए प्रतिनिधि भी भेजा, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान ने किया। फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब आए, उन्होंने खुद से बातचीत डायरेक्टली तालिबान से करनी शुरू कर दी। फिर खलीलजाद, उन्होंने एक विशेष व्यक्ति की यहाँ पे नियुक्ति भी की, जिनका नाम था ज़ल्मई खलीलजाद। तो यहाँ पे तालिबान से बात करने के लिए अफगान सरकार को यहाँ पे, ताकि आराम से सरकार बन जाए, लोगों को लोगों पर कोई विपत्ति ना आए, लोगों को किसी आपदा का भी सामना ना करना पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक सरकार बनानी थी व्यवस्थित रूप से। तो इसीलिए ज़ल्मई खलीलजाद को रखा गया कि आप बातचीत करके किसी न किसी प्रकार से तालिबान एवं जो अभी सरकार चल रही है उसके बीच में एक समन्वय बनाइए। ठीक है। खलीलजाद और उनकी टीम ने दोहा में तालिबान प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। इसके कारण फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान विद्रोहियों के मध्य समझौता हुआ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने यह वादा किया कि 1 मई 2021 तक अफगानिस्तान के सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला लिया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी ट्रंप तालिबान समझौते का समर्थन किया, लेकिन वापसी का समय सीमा 11 सितंबर तक बढ़ा दिया गया था। हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ देखी थी, बहुत सारे वीडियोज़ देखे थे, जिसमें तालिबान खुद से काबुल की तरफ आने लगा था। उन्होंने बोला कि आप समय बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं हमारा, अब आप पावर पास ही कर रहे हैं। तो उन्होंने जाके खुद ही वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया काबुल में। और हमने देखा कि किस तरह से अशरफ गानी की जो सरकार थी, अशरफ गानी भी भाग गए और उनकी सरकार भी ध्वस्त हो गई। तालिबान अफगानिस्तान में सक्रिय एक इस्लामिक कट्टरपंथी राजनीतिक और सैन्य संगठन है। अगस्त 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान में शासन पर नियंत्रण कर लिया। 20 वर्ष पहले 9/11 के हमलों के मद्देनज़र उनका निष्कासन के बाद से पहली बार है कि तालिबान लड़ाके काबुल शहर में प्रवेश करे, मतलब काफ़ी 20 साल बाद उन्होंने प्रवेश किया था। तालिबान ने एक पूर्व स्थापित देश नियंत्रण कर लिया, लेकिन 32 मिलियन जनसंख्या वाले अफगानिस्तान का प्रशासन संभालने के लिए क्षमता और वित्त की आवश्यकता होती है। तालिबान के पास इन दोनों का अभाव है। अफगानिस्तान के उच्च और मध्य वर्ग के लोग, जिनके पास पर्याप्त साधन और साक्षरता है, जिनमें वहाँ से अनेक अधिकारी भी शामिल हैं, तालिबान शासन का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि ऑफ कोर्स मॉडर्न वर्ल्ड है, शरीयत कहाँ, वहाँ शरीयत ही अप्लाई होती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अभी तक शासन को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है। मतलब आप अगर किसी से बातचीत करने लगेंगे, स्पेशली इंडिया भी देखो बातचीत नहीं करता अभी तालिबान से, क्योंकि ये इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, लोकतांत्रिक सरकार नहीं है।
वहाँ के लोग नहीं चाहते हैं कि तालिबान वहाँ पे शासन करे। आप देख ही सकते हैं, वहाँ औरतों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता, कॉलेज नहीं जाने दिया जाता, न्यूज़ पढ़ो तो मुंह ढक के पढ़ो। ऐसे अलग अलग उनके रीति रिवाज हैं, ऐसे लॉज हैं, ऐसे कानून हैं जो वो फॉलो करवाना चाहते हैं। तो वहाँ के लोग तो बिल्कुल नहीं चाहते। इनफैक्ट हमने कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी देखे थे जिसमें लोग, जैसे ही अफ़गानिस्तान के लिए तालिबान ने पावर यूज़र्प कर ली थी, वहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, प्लेन्स के पहियों पे अपने आप को पकड़ पकड़ के उड़ रहे थे कि भाई किसी तरह हमको यहाँ से ले जाओ। तालिबान शासन के बाद भारत पर अफ़गानिस्तान का क्या रुख है? देखो, भारत ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए हैं। अगर अफ़गानिस्तान की बात करो तो अफ़गानिस्तान से हमारा रिश्ता बहुत पुराना रहा है। अफ़गानिस्तान में हमने हॉस्पिटल्स बनाए हैं, स्कूल्स बनाए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट से बनाए हैं, डैम्स बनाए हैं, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई है। अचानक से वहाँ पे अगर हमने अपना हाथ खींच लिया तो वहाँ के लोगों के साथ हम बहुत बुरा करेंगे। तालिबान भी चाहता है कि इंडिया जैसी कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि हमेशा फ्रेंड रही हैं अफ़गानिस्तान की, चाहे जो भी सरकार हो ऐसा मानती है, यहाँ पे इंडिया को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ऐसा तालिबान का कहना है। तालिबान के अधिग्रहण के बाद भारत अपनी नीति में एक रणनीतिक प्राथमिकता के रूप में अफ़गानिस्तान की स्थिति को बहाल करने तथा जमीनी स्तर पर व्यवहारिक बाधाओं के बीच में विभाजित इस दुविधा के बीच में फंसा हुआ है। भारत अफ़गानिस्तान के साथ संभवित जुड़ाव के 3 व्यापक तरीकों को आंक रहा है: मानवीय सहायता, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, अन्य भागीदारी के साथ संयुक्त आतंकवाद विरोधी प्रयास कि तालिबान के अंतर्गत अफ़गानिस्तान की ज़मीन ना यूज़ हो भारत के अगेंस्ट। फिर तालिबान से बातचीत भी कर रहा है, पर तालिबान से बातचीत कभी खुल के नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपने एक बार बातचीत कर ली तो आप एक तरह से लेजिटिमेसी दे देते हैं कि हाँ, ये सरकार, इस सरकार को हम मानते हैं, तभी हम इनसे बात कर रहे हैं। इन सभी का अंतिम लक्ष्य लोगों के बीच में संपर्क बढ़ाना है। चलो एक मेंस का क्वेश्चन देख लो। अमेरिकी सैनिकों की अफ़गानिस्तान से वापसी के बाद अफ़गानिस्तान की स्थिति पर चर्चा करते हुए तालिबान शासन के बाद भारत का अफ़गानिस्तान के प्रति रुख पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1939 में वॉशिंगटन संधि पर हस्ताक्षर के साथ गठित नाटो उत्तरी अमेरिका और यूरोप के 32 देशों का एक सुरक्षा गठबंधन है। हाल ही में फिनलैंड 32वें सदस्य के रूप में नाटो में शामिल हुआ। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। थैंक यू सो मच एवरीवन। स्टे अपडेटेड।